इनकी हेलो विकास जी, हाँ जी जी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। तो सभी को नमस्कार। आज पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट आर्य कॉलेज पानीपत की तरफ से एक इनवाइटेड टॉक का आयोजन किया जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स पर है, संविधान और उसके मौलिक अधिकार। और इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए ARSD कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से श्री डॉक्टर विकास कुमार जी हमारे साथ आज जुड़ेंगे। विकास जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी एजुकेशन और डॉक्टरेट पॉलिटिकल साइंस विषय में की है और इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जो मानवाधिकार और उनसे जुड़े हुए जो आप पहलू हैं उन्हीं विषय पर इनका अपना एक आप हम कह सकते हैं कि जो विद्वत्ता है, जो इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है वो रहा है। तो मैं आर्य कॉलेज पानीपत डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स की तरफ से हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे एक ही आग्रह पर जो व्याख्यान देना जो है वो स्वीकार किया और उनका स्वागत करता हूं कि उनका जो ये व्याख्यान रहेगा जो संविधान और मानवीय अधिकारों से जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं पॉलिटिकल साइंस या दूसरे विषयों के और जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक लाभप्रद या फ्रूटफुल रहने वाला होगा। जहाँ तक संविधान और मानवीय अधिकार या मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो संविधान जैसा कि बहुत कुछ विकास जी हमें बताएंगे, लेकिन मोटी मोटी सी जैसे हमें जानकारी जो मिलती है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है आज़ादी के बाद लागू हुआ, जिसको ड्राफ्ट करने में BR अम्बेडकर जी की अहम भूमिका रही, जिनके और भी अधिक जो सदस्य जो थे, जिसमें BN राव जो लीगल एडवाइजर के तौर पर थे, जिनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही। संविधान के बारे में यदि हम कहें और मानवीय अधिकारों के बारे में यदि हम कह रहे हैं और वर्तमान परिस्थिति की हम बात करें तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि जिस तरीके से हम आए दिन प्रतिदिन हम जो मानवीय अधिकारों का जो वायलेंस हम देखते हैं या हम नागरिक स्वतंत्रता का हनन की जब हम बात करते हैं तो ऐसे समय में जो संविधान है वो उस संविधान और उसकी जानकारी और संविधान किस प्रकार के हमें अधिकार और कर्तव्य देता है, इन सब के बारे में हमारी समझ और हमारी जो सोच है वो और ज़्यादा परिपक्व होना आवश्यक हो जाता है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं जो एक पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर हम ये कहें कि धर्म, जाति या आप ये कह सकते हैं कि गरीब अमीर या किसी लिंग के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमें दिखाई देती हैं जो किसी न किसी व्यक्ति को इंडिविजुअली या सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से प्रताड़ित करती हुई दिखाई देती है। और इन सभी को हम एक तरीके से हम इन सभी का एक निवारण या छुटकारा हमें संविधान ही दिलाता है। और संविधान यदि मैं कहूँ तो हम कितने भी देवी देवताओं को आज यदि हम मान लें, जो लोगों के विश्वास या बिलीफ की बात है, लेकिन संविधान जो है एक विश्वास के साथ प्रत्येक भारतीय नागरिक की यदि हम बात करें तो एक भरोसा पैदा करता है कि अल्टीमेटली यदि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है या गलत हो रहा है तो संविधान और संविधान के अंतर्गत जो उसको अधिकार दिए गए हैं और जो संविधान के तहत जो कानून बने हैं वो कहीं ना कहीं उसको एक न्याय जरूर जो है वो दिलाएगा। और ये इस पूरे बदलते परिप्रेक्ष्य में, बदलते समय में अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जब हम संविधान की बात करें और संविधान से जुड़े हुए
मानवीय अधिकार कि संविधान में किस तरीके से हमें जो अधिकार मिले हैं वो उनकी समझ किस तरीके से पैदा की जाए, और जब जब भी इनका हनन हो तो किस प्रकार से हम उसके लिए आवाज़ उठाएं, उसके लिए खड़े होएं, क्योंकि ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का यदि हम बात करें तो एक कर्तव्य बन जाता है कि संविधान को कितनी मजबूती के साथ वो भारत में या भारतीय समाज में या भारतीय पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में उसको स्थापित करें। और ये तभी होगा जब प्रत्येक नागरिक संविधान में अपनी आस्था रखेगा और उसके तहत किसी न किसी प्रकार के जो कार्य हैं उनको करेगा। और ऐसे बातें, ऐसे कार्य हैं जिनको संविधान हमें आज्ञा नहीं देता है, डिनाई करता है, उनको हम ना करें और उन बातों के लिए आवाज़ बुलंद करें जो संविधान के तहत हमें दी जा रही है और उसको मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं। तो इन्हीं सब बातों से मैं दोबारा से डॉक्टर विकास कुमार का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और संविधान और मानवीय अधिकारों से संबंधित एक व्याख्यान जो है उसको देना स्वीकार किया। तो डॉक्टर साहब आप सभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लेक्चर में जो भी हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, विकास जी। जी सर। हाँ जी सर, आप। सर सबसे पहले तो मैं RAPG कॉलेज पानीपत को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, प्रिंसिपल सर को, FDP कमेटी को और विकास जी को और विजय जी को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए। महत्वपूर्ण कई संदर्भों में है, महत्वपूर्ण वर्तमान संदर्भ में है, महत्वपूर्ण व्यवस्था के संदर्भ में है, महत्वपूर्ण अधिकार और व्यवस्था के संबंधों के संदर्भ में है। तो सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं सर आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे एक व्याख्यान के लिए और एक टॉक के लिए, एक बातचीत के लिए मुझे आमंत्रित किया। और मैं साथ ही साथ हमारे अपने साथी सीनियर अजीत सर का भी धन्यवाद देता हूं, जो कि एक माध्यम थे हमें आपस में मिलाने के लिए। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जरूर कुछ बातें ऐसी जो आपने बहुत दिलचस्प उठाई संविधान के निर्माण के संदर्भ में, संविधान और मानव अधिकारों की व्यवस्था के संदर्भ में, और उन बातों को जरूर हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से सर आपने व्याख्यान की शुरुआत की, बहुत अच्छे तरीके से सर आपने परिचय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम अपने व्याख्यान की तरफ आगे बढ़ें और अपने जो बातचीत की तरफ आगे बढ़ें, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बात को रखने की कोशिश करता हूं। शुरू करते हैं कुछ हम एब्स्ट्रैक्ट तरीके से हम बात को शुरू करते हैं, अमूर्त तरीके से। अगर हम बात करें संविधान और मानव अधिकार, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स, दो अलग अलग शब्द हैं। संविधान जिसको कि हम एक शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली के रूप में जानते हैं, जिसके अंदर कई सारे व्यवस्थाओं का जिक्र है, और मानव अधिकार एक तरीके से जो एक मानव होने के नाते एक व्यक्ति को जो प्राप्त है, कई सारे चीजों से प्राप्त हुए हैं। एक उसका एक अपना ऐतिहासिक अर्थ है, उस पर बात है। लेक्चर को के कई सारे हिस्से में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अधिकार क्या है, और फिर अधिकारों को हम लिंक करेंगे संविधान से, और फिर अधिकार और संविधान को हम लिंक करेंगे मानवाधिकार से। ये तीनों चीजों को हम लिंक करेंगे और एक संदर्भ बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये हमारे समक्ष सामने आए। तो पहला एक जो सवाल होता है, अगर हम सवालों के हिसाब से शुरू करें, तो एज सिटीजन हमें क्या चीजें अलाउड है करने के लिए, और वो क्यों अलाउड है, एक ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है। व्हाट आर यू अलाउड टू डू एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? तो आप कह सकते हैं कि आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, आप जो करना चाहते हैं वो करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है, आपको अधिकार दिया गया है। तो पहला एक अर्थ इस संदर्भ में निकल के आता है, अगर हमारे दिमाग में सवाल आए।
दूसरा, व्हाट डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू एज अ सिटीजन? हमारे नागरिकों के लिए संविधान के अंदर सरकार के लिए क्या चीजें दी गई हैं? हम कह सकते हैं कि कुछ कर्तव्य हैं, कुछ अधिकार हैं, कि एजुकेशन प्रदान करें, स्वास्थ्य प्रदान करें, सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं प्रदान करें, सारी चीजें दी गई हैं। तो अगला प्रश्न आता है कि व्हाट डू यू एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैव टू डू? एक भारत के नागरिक होने के नाते आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि आप टैक्स देते हैं, आपके कुछ कर्तव्य हैं, आप उन कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो ये सब चीजें हमारे संविधान में हमको देखने को मिलती हैं। अलग अलग संदर्भ में हम उस तरीके से उसको नहीं समझते हैं। और इन तीनों सवालों से अगर एक नया प्रश्न निकालें तो प्रश्न आता है कि व्हाट इज राइट? अधिकार क्या है? सैद्धांतिक तौर पर अधिकार को व्यक्ति के एक दावे के रूप में देखा जाता है, क्लेम्स के रूप में, उसके हक के रूप में देखा जाता है एज ए इंडिविजुअल के तौर पर, और जिसको कि अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। 1919 में एक विचारक थे हॉफेल्ड, विजले हॉफेल्ड। उन्होंने 4 तरीके से इस अधिकार को दिखाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की, जिसमें पहला तरीके का जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता आधारित अधिकार। स्वतंत्रता आधारित अधिकार का मतलब ये है कि इन अधिकारों के साथ कोई कर्तव्य जुड़ा हुआ नहीं होता है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास स्वतंत्रता आधारित अधिकार है वो किसी कर्तव्य से जुड़ा हुआ नहीं है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपने आप को एक्सरसाइज करने के लिए, जिसको कि हम बहुत हद तक हॉब्स, लॉक, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इसको लिंक कर पाएंगे। हॉब्स और लॉक जिस तरीके की स्वतंत्रता की बात करते हैं ये उस तरीके के अधिकारों के, उस तरीके की स्वतंत्रता के संदर्भ में जुड़ा हुआ है, जिसको कि प्राकृतिक अधिकार या नकारात्मक अधिकार के रूप में कहते हैं। दूसरे तरीके के अधिकार को उन्होंने कहा ये दावे के रूप में, अर्थात क्लेम्स के रूप में, जिसको कि एक व्यक्ति होने के नाते क्लेम करता है, दावा करता है कि ये अधिकार के अंदर व्यक्ति आवश्यक रूप से दूसरे कर्तव्यों से जुड़ा होता है। अर्थात एक व्यक्ति दावा करेगा अपने अधिकार का, दूसरा व्यक्ति भी दावा करेगा अपने अधिकार का, और दोनों अधिकारों के बीच में कहीं तनाव ना हो इसलिए कर्तव्य सामने आ जाते हैं, और हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हम एक दूसरे के अधिकारों का ध्यान रखें, तो यह कर्तव्य जुड़ जाता है। तीसरे प्रकार के अधिकार के बारे में कहते हैं कि वो शक्ति के द्वारा आता है, शक्ति से लिंक है, पावर से, शक्ति अधिकार आधारित अधिकार, जिसमें वो कहते हैं कि उन लोगों के अधिकार अथवा कर्तव्य में बदल देने की स्वतंत्रता देती है जो उस क्षेत्र में आते हैं। अर्थात ये कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, अर्थात जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट थे, हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉडर्न पीरियड के अंदर, ये उन अधिकारों को लेकर आते हैं जिसको कि शक्ति आधारित अधिकार के रूप में कहते हैं। और चौथा और लास्ट है संरक्षण संबंधित अधिकार। इस श्रेणी के अधिकार व्यक्तियों के अधिकारों में परिवर्तन लाने के लिए काम करते हैं। ये तो थ्योरेटिकल हुआ कि व्हाट इज राइट, जब हम बात करते हैं कि अधिकार क्या है। हालांकि अधिकार राजनीतिक विज्ञान का सबसे जटिल नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, मानकीय अवधारणा है, या आप इसको आदर्शात्मक अवधारणा बोले, जिसको कि परिभाषित करना और जिसको कि का अर्थ देना सबसे कठिन है, क्योंकि अलग अलग समय में इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए इसको हम W.B. गैली, एक विचारक हुए हैं, उनके अनुसार एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट, अर्थात विरोधाभासी अर्थ के रूप में हम इन अवधारणाओं को देखते हैं। नाउ व्हाट इज राइट के बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई हैव राइट्स? अधिकार क्यों? और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और इसी से संविधान के कई सारे अर्थ निकलते हैं, संविधान के कई सारे परिप्रेक्ष्य निकलते हैं। तो पहले अर्थ में हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अधिकार बहुत जरूरी है। अब वो सुरक्षा किससे, इस पे बाद में आते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि अधिकार सरकार की शक्ति के ऊपर कुछ अंकुश लगाते हैं।
क्या राज्य की शक्ति के ऊपर कुछ अंकुश लगाता है। अर्थात एक व्यक्ति जब अपने अधिकार का दावा करता है, अपने अधिकार के ऊपर अपना हक जताता है, तो वो बहुत सारे प्रश्नों को खड़ा करता है और बहुत सारी चीजों में सामने वाले को प्रश्न करता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरे अधिकारों का हनन है। सो वो एक तरीके से रेस्ट्रेन फ्रॉम गवर्नमेंट्स पावर, अर्थात जो सरकारों की शक्ति है उस पर अंकुश लगाने का काम अधिकार करता है, और ये संविधान के साथ आएगा जब हम संविधान की बात करेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण जो है जिसको अधिकार के साथ हम लिंक कर सकते हैं, वो जो कि पोस्ट 19th सेंचुरी के अंदर डेवलप हुआ, खासकर जेएस मिल, एलटी हॉब्सहाउस और टीएच ग्रीन और लास्की के राइटिंग्स के, जिसको कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल और कंट्री, देश और व्यक्ति के विकास के रूप में अधिकार को उन्होंने देखा। अर्थात ये जोड़ा कि विकास व्यक्ति के लिए बहुत महत्व, अधिकार अगर आप देते हैं तो उससे व्यक्ति का विकास होगा और उससे एक राज्य या एक देश का विकास होगा और वो आगे बढ़ेंगे विकास के कार्यों को करते हुए। तो ये एक संदर्भ बनाया गया कि ये अधिकार को आप इस रूप में देख सकते हैं या समझ सकते हैं। व्हाई हैव राइट्स, हमें अधिकार क्यों चाहिए, ये दो महत्वपूर्ण चीजें उसमें आती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज आता है कि इन अधिकारों का सोर्स क्या है जिनके बारे में हम दावा करते हैं, और जो सोर्सेस है उनके रेमेडीज क्या हैं। और यहीं से जो महत्वपूर्ण सवाल है वो खड़ा होता है। तो पहला हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अधिकारों का एक स्रोत है। दूसरा कह सकते हैं जो विधिज हैं, जो कई सारे कानून और स्टैट्यूज बने हैं, संहिताएं बनी हैं, वो सोर्स हो सकते हैं, अधिकारों के स्रोत हो सकते हैं। और तीसरा इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और संविधाएं हैं, वो स्रोत हैं अधिकारों का। ना एक एक करके अगर हम इसको लें और लिंक करने की कोशिश करें कि संविधान को हम किस तरीके से अधिकार के साथ लिंक करें और संविधान को कैसे समझें, तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि संविधान क्यों, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा समाज जहां पर किसी तरीके का कोई कानून, कोई विधि और कोई भी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ना हो, और उस स्ट्रक्चर में किस तरीके से व्यक्ति अपने आप को देखेगा और किस तरीके से वो अपने आप को आगे लेकर जाएगा। ऐसी स्थिति में ही, ऐसी स्थिति की कल्पना करके ही कई सारे विचारकों ने अपने महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का काम किया, जिसमें मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के अंदर, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो हॉब्स और लॉक की जो राइटिंग्स है, हॉब्स की जो फेमस सेलिब्रेटेड राइटिंग लेवाइथन, और जॉन लॉक का जो ट्रू ट्रीटाइजेस, उसमें सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट जो है, उसमें दोनों में वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। एंड दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक काल्पनिक परिस्थिति है, और उस काल्पनिक परिस्थिति में कई सारी चीजें इमर्ज करके आती हैं। और उसमें से ही एक एस्पेक्ट जॉन लॉक जो लेकर आते हैं, वो संविधान का आइडिया लेकर आते हैं कि मनुष्य अगर बिना किसी कानून के, बिना किसी विधि के, बिना किसी समझौते के अगर किसी जगह पर है तो कैसा हो सकता है, क्या वो अपना विकास सही से कर पाएगा, क्या वो जो शुभ, जो गुड लाइफ प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे हैं हॉब्स के अनुसार कि व्यक्ति तो स्वार्थी है, लॉक कह रहे हैं व्यक्ति तार्किक है। तो ये व्यक्ति को लेकर जो अधिकार का संबंध है और जो संविधान का संदर्भ है वो कैसे इमर्ज करता है, ये सब मॉडर्न पीरियड का एक इमर्जेंस है, जिसमें वो कह रहे हैं कि व्यक्ति आपस में जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के कारण वो आपस में समझौते करते हैं, और वो जो समझौता है
वो मॉडर्न पीरियड के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट संविधान के रूप में जाना गया। मतलब वो इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि जब आदिम समाज में जो व्यक्ति, या जब वो पूरी तरीके से जंगलों में जब वो व्यक्ति रह रहा था, तब तो कोई कानून नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी। तो वो आदिम समाज से इस संवैधानिक राज्य तक कैसे पहुंचा? इसका कोई लिंक तो होगा, कोई हाइपोथेटिकल कोई सिचुएशन तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि व्यक्ति आपस में एक अच्छे जीवन की कल्पना करने के लिए एक समझौता करेगा, ताकि वो सही से अपना जीवन व्यतीत कर सके। और वो जो परिस्थिति है, जो समझौता है, उसको उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा कि ये सामाजिक अनुबंध है। और ये सामाजिक अनुबंध राजनीतिक अनुबंध में तब्दील होगा, लॉक ऐसा कहते हैं, जिसको कि वो सिविल सोसाइटी से पॉलिटिकल सोसाइटी की तरफ लेकर जाते हैं। और वही मॉडर्न पीरियड में संविधान या संवैधानिक शासन की नींव रखती है। हालांकि ग्रीक पीरियड के अंदर बहुत जिक्र है, लेकिन मॉडर्न पीरियड के अंदर उसके इमर्जेंस को ट्रेस अलग तरीके से किया गया है, राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा या राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा। ना अगर आप भारतीय संदर्भ में अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखने की कोशिश करें, तो हम तो उपनिवेश थे, ब्रिटिश हम पे शासन कर रहे थे। तो भारत के अंदर जो भारत का बुद्धिजीवी वर्ग था, उसके अंदर अचानक से संविधान या संवैधानिक शासन की कल्पना क्यों आई होगी? यह संविधान ही एक ऐसा दस्तावेज होगा जिसके माध्यम से हम शासन करेंगे, ऐसी कल्पना आने का कारण क्या है? ये एक सोचने वाला प्रश्न है। और कई सारे सिद्धांतकार इसका जवाब ये देते हैं कि मॉडर्न पीरियड के अंदर, आधुनिक समय में, जो ब्रिटिश राज्य को अगर हम देखें भारत के संदर्भ में, तो जिस तरीके की आर्बिट्रेरी पावर, उस स्वेच्छाचारी शक्तियां जिस तरीके से उसके पास थी शासन करने के लिए, खासकर आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट को, या 1919 के रॉलेट एक्ट को, जिसमें कि शासन ने व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों तक को, उसके नागरिक होने तक के अधिकारों को उससे छीन लिया। अर्थात वो कभी भी उसको अरेस्ट कर सकते थे कि अगर वो पाते हैं कि ये अगर आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो ये राज्य के द्वारा, ब्रिटिश राज्य के द्वारा जो गतिविधियां और भारतीय लोगों के अधिकारों का जिस तरीके से जो हनन किया गया, उससे एक चीज तो निकल कर आई कि जो आधुनिक राज्य है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी हद तक भी जा सकता है, और वो कानूनों के माध्यम से व्यक्ति के जो उसके नागरिक अधिकार भी हैं वो भी उससे छीन सकता है। ऐसी परिस्थिति में जो आधुनिक राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है जो कि राज्य की शक्ति के ऊपर कुछ अंकुश लगाए। अर्थात राज्य स्वेच्छाचारी ना हो, राज्य तानाशाही ना हो। और इसका एक्सपीरियंस था, इसका एक्सपीरियंस इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि मैकियावेली से लेकर आप जो फांसीवाद और नाजीवाद तक की जो व्यवस्था है, उस पूरे रिजीम में देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी शासन व्यवस्थाएं थीं जो कि तानाशाही तरीके से शासन करते हुए व्यक्तियों के अधिकारों को उनसे छीन लेती थी। ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा था कि क्या कोई एक ऐसी व्यवस्था हम अडॉप्ट करें जो कि व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए राज्य के ऊपर भी कुछ अंकुश लगाए। और वो अंकुश लगाने का काम कौन कर सकता है? तो भारत के जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने पाया कि ये तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज हो सकता है जो कि दूसरे देशों के अंदर भी निर्मित हुआ है। उससे हम ये कर सकते हैं कि कोई भी भविष्य में जो राज्य है वो तानाशाही या स्वेच्छाचारी रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति के
अधिकारों का हनन ना करे, और अगर व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो तो वो उसको उस संविधान के माध्यम से चुनौती दे सके। उसके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए संविधान के अंदर, वो जिसको कि आप फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के रूप में पढ़ते हैं और जानते हैं। ना ये जो संविधान के अंदर जो अधिकारों के बनने की प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो इसमें बहुत सारे जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे 1215 के मैग्ना कार्टा से इसका इस्तेमाल होता है, जब राजा और व्यक्ति के अधिकारों के बीच में एक समझौते सामने आते हैं, किंग जॉन और लोगों के बीच में। मैग्ना कार्टा से 1689 के बिल ऑफ राइट्स से लेकर 1776 के अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ सिविल राइट्स से लेकर फ्रेंच डिक्लेरेशन 1789 डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से लेकर, ये तमाम वो घोषणा पत्र थे जिन्होंने समय समय पर राज्यों के अंदर उनके यहां पर जो शासन व्यवस्थाएं थी उसमें किस तरीके से व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा, इसका जिक्र किया गया था, जिसकी एक बानगी आपको संविधान के प्रियम्बल में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो 3 शब्द हैं जिसको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचार था उसको एज इट इज, कि ये जो 3 तरीके के अधिकारों की बात है, ये 3 तरीकों के सम्मान की जो बात है, ये डायरेक्टली वहां से अडॉप्ट करके लिया। संविधान के निर्माण के अंतर्गत जो कॉलोनियल इतिहास था, जो कॉलोनियल राज्य की, जो औपनिवेशिक राज्य की जिस तरीके की एक दमनकारी नीति, एक शोषणकारी कानूनों के द्वारा जिस तरीके से नागरिकों के अधिकारों को छीनते हुए शासन किया गया था, वो जो पृष्ठभूमि थी उसने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया भारत के अंदर, संविधान के अंदर लोगों के अधिकारों को सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में। इसलिए सभी नेता, सभी स्वतंत्रता आंदोलन के निकले हुए जो नेता थे, जो संविधान सभा के सदस्य बने, सभी ने अधिकारों को लेकर, खासकर मौलिक अधिकारों को लेकर और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को लेकर बहुत लंबी बहस हुई, लेकिन एक मजबूत अधिकारों की श्रृंखला को हमारे समक्ष रखने का संविधान के अंतर्गत कार्य किया। अब अगर संविधान के अंतर्गत हम देखें कि हमें किस तरीके के अधिकार देखने को मिलते हैं, तो व्यक्तिगत अधिकार है जिसको कि आप मौलिक अधिकारों के अंतर्गत पाएंगे, नागरिक और राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक और आर्थिक अधिकार है, जिसको कि आप दो संविधान के 2 जो पार्ट हैं उसके अंदर देख सकते हैं इनको। एक पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, और दूसरा पार्ट 4 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। इन दोनों भागों में आपको इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड सोशल राइट्स, इन व्यक्ति के इन सभी प्रकार के अधिकारों के बारे में आपको इसके अंदर जिक्र मिलेगा। लेकिन इसके अलावा संविधान के मौलिक अधिकारों के अंदर ही व्यक्ति के कुछ दूसरे संदर्भ में भी अधिकार हैं, जिसको कि हम सामुदायिक अधिकार या समूह अधिकार भी बोलते हैं, कम्युनिटी राइट्स या ग्रुप राइट्स के बारे में बोलते हैं, जिसको कि आप फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 25 से 28 और 29 और 30 में आप देखेंगे, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बात कही गई। ये बहुत हद तक सामुदायिक और ग्रुप राइट्स के बारे में बात की गई। तो अगर आप देखें तो हमारे संविधान के अंतर्गत एक तरफ व्यक्तिगत अधिकारों की बात भी कही गई है और दूसरी तरफ समूह या सामुदायिक अधिकारों की बात भी कही गई है। तो 2 तरीके के अधिकार
हमें हमारे संविधान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं ना। ये तो बात हुई कि ऐतिहासिक तौर पर अधिकार किस तरीके से आए, संविधान के अंतर्गत कौन से अधिकार दिए गए हैं, और राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट होने के नाते हमें पता है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 जो एक तरीके से 12 से लेकर और 35 तक जो मौलिक अधिकार हैं, और खासकर जिसमें 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये जो व्यक्तिगत अधिकारों से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राजकीय नौकरी सेवाओं में अधिकार, ये सब बातें उसके अंतर्गत कही गई हैं, जो अधिकार की बात है जहां तक संविधान के अंतर्गत। लेकिन उसी संविधान में अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में भी बात कही गई है, जिसको कि आप आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 32 खासकर, जिसको कि बाबा साहब अंबेडकर ने और संविधान निर्माता सभा ने संविधान की आत्मा के रूप में जिसको प्रस्तुत किया, जिसमें यह माना गया कि अगर व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति संवैधानिक उपचारों का प्रयोग करते हुए न्यायालय की शरण में जा सकता है। एक बात जो ये बार बार कही जाती है कि क्या संविधान अपने आप में एक राजनीतिक दस्तावेज है, क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति के अधिकारों की बात कही गई है, और वो भी व्यक्तिगत अधिकारों की बात कही गई है, समूह अधिकारों की बात कही गई, तो क्या केवल इसको हम राजनीतिक दस्तावेज के रूप में देखें, क्योंकि इसमें शासन व्यवस्था और इन सब चीजों की बात है। तो एक संविधानविद है ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने अपनी किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन 1966 में किताब आई थी, और इस किताब को एक सबसे बेहतरीन किताब संविधान के ऊपर जो रिसर्च करके लिखी गई है उस में जाने जो देश विदेश में भी इसकी ख्याति प्राप्त है। इस किताब के अंदर वो एक जिक्र करते हैं, कहते हैं कि जो हमारा संविधान है ये एक सामाजिक दस्तावेज है। मतलब वो बाकी एक राजनीतिक दस्तावेज के दृष्टिकोण के अलावा संविधान को सामाजिक दस्तावेज के रूप में भी देखते हैं, और वो सामाजिक दस्तावेज का जो पार्ट है वो लेकर आते हैं आर्टिकल 17 से, जिसके अंदर अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है। अर्थात ये समझने की बात है कि अधिकार के तौर पर जो इतने सदियों से जो अस्पृश्यता की बात चली जा रही थी, जो छुआछूत की बात हो रही थी, वो अचानक संविधान के अंदर एक मौलिक अधिकार के अंदर एक डालकर उसके अंदर शामिल करके एक झटके में हमने सदियों से आ रही एक जो सामाजिक बुराई थी उसको समाप्त करने के लिए सबने तैयारी कर ली, सब उसके लिए कमिटेड हो गए। तो ये अपने आप में इस एक्ट को, इस भावना को वो एक सामाजिक दस्तावेज के दृष्टिकोण के रूप में देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत वो भी एक पार्ट है ना। ये अधिकार और संविधान के जो बीच का लिंक है, इसी में मानव अधिकार का भी और मानव अधिकार की भी बात आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान, जैसा कि विकास जी ने बताया, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और ये वही पीरियड था जो संविधान लागू होने से पहले जो संविधान सभा में जो बहस चल रही थी, उसी बीच यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को वो भी डिक्लेयर किया गया। तो क्या दोनों के बीच में कोई लिंकेजेस है? क्या जो विश्व के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही थी उसका हमारा संविधान सभा के ऊपर भी प्रभाव था? तो बिल्कुल प्रभाव था। और ये बात अचानक से मानव अधिकार की बात अचानक क्यों आई, अधिकारों से हम मानव अधिकारों तक कैसे पहुंचे? तो इसकी पृष्ठभूमि जो है वो 20वीं शताब्दी की शुरुआत से शुरू होती है, और जो 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पूरी होती है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती 5 दशकों में
विश्व 2 बड़े विश्व युद्ध देख चुका था और उन 2 बड़े विश्व युद्धों में सबसे ज्यादा जिस किसी चीज की क्षति हुई है तो वो मानव जीवन की क्षति हुई। मानव जीवन का सबसे अधिक नुकसान हुआ, जिसको कि जेनोसाइड और नरसंहार के रूप में प्रस्तुत किया गया। दूसरी तरफ 20वीं शताब्दी के अंदर रशियन रेवोल्यूशन हुआ। रशियन रेवोल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां से आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की बात सामने निकल कर आई। जिन अधिकारों की 3 पीढ़ियों की बात टीएच मार्शल अपनी किताब सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास जो 1950 में छपी थी, उसमें जब वो कहते हैं कि अधिकार को 3 तरीके के अधिकारों का 3 दशकों में विकास हुआ है, तो कहते हैं नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार। कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में नागरिक अधिकारों का विकास हुआ। नागरिक अधिकार मतलब जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार, अर्थात जो व्यक्ति के शरीर से जो जुड़ी हुई चीजें थीं और उससे जुड़ी हुए जो अधिकार और स्वतंत्रताएं थी उनको नागरिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया। और ये 17वीं 18वीं शताब्दी जो थी ये हॉब्स और लॉक और रूसो का था, जो कि अधिकार को थियराइज कर रहे थे। जैसे हॉब्स ने व्यक्ति के एक प्राकृतिक अधिकार का जिक्र किया, जीवन जीने का अधिकार। जॉन लॉक ने 17वीं शताब्दी में व्यक्ति के 3 तरीके के प्राकृतिक अधिकारों का जिक्र किया, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये 3 जो चीजें थी, ये मॉडर्न पीरियड के अंदर, आधुनिक राज्य के अंदर, जिस राज्य में अभी भी हम हैं, उस राज्य में अधिकारों की पृष्ठभूमि को तैयार किया कि अधिकार क्यों और अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये 18वीं शताब्दी के अंदर माना गया कि राजनीतिक अधिकारों, नागरिक अधिकारों का विकास हो रहा था। 19वीं शताब्दी में उन्होंने कहा कि राजनीतिक अधिकार विस्तृत हुए, विकसित हुए। राजनीतिक अधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, संघ और संगठन बनाने का अधिकार। ये आधुनिक उदारवाद के साथ आया 19वीं शताब्दी में, खासकर जेएस मिल के राइटिंग्स के बाद, जब वोटिंग राइट्स को सबको देने की बात कही गई। पहले सीमित था, चुनाव लड़ने का अधिकार भी सीमित था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये तमाम यूरोप के अंदर ये डिबेट चल रहा था। तो वहां से 19वीं शताब्दी के अंदर ये राजनीतिक अधिकारों की बात इमर्ज करके आई। तीसरा तरीके का जो अधिकार है वो जो रशियन रेवोल्यूशन के बाद, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद, 1917 के बाद आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के रूप में सामने आई। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन। इस तरीके की जो बहस थी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबको समान वेतन दिया जाएगा, काम के घंटे निर्धारित होंगे। ये तमाम तरीके की बहस और ये तमाम तरीके के अधिकारों जो सामाजिक और आर्थिक थे, ये 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बोल्शेविक रेवोल्यूशन के साथ आया। और इसी बीच में प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ और फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी 20 वर्षों के बाद हुआ। ना इन परिस्थितियों ने, खासकर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के और फासिज्म और नाजिज्म में उठाई गई जो प्रवृत्तियां थी, उसके कारण जो मानवीय नरसंहार एक तरीके से हुआ, उसको काउंटर करने के लिए, उसके प्रति सजगता दिखाने के लिए जो 1945-42 से लेकर और 45 के बीच में जो कन्वर्सेशन यूरोप और अमेरिका के अंदर हुए, वहां से मानव अधिकारों का आइडिया इमर्ज करके आया और निकल कर आया कि ये जो विश्व युद्ध के अंदर या जो राज्य हैं, ये अपने कंट्रीज के अंदर जिस तरीके की शासन व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हुए अपने नागरिकों के मानव होने के नाते जो अधिकार मिलने चाहिए उसका भी अगर वायलेशन करते हैं तो फिर क्या होगा। उस संदर्भ में कुछ अधिकारों को कोडिफाइड किया गया और 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत
30 आर्टिकल्स दिए गए और वो 30 आर्टिकल को आप अगर समराइज करेंगे तो उसके अंदर 6 तरीके के अधिकार निकल के आते हैं। सुरक्षा का अधिकार, अर्थात एक व्यक्ति, एक नागरिक होने के तौर पर मेरे क्या मानव अधिकार हो सकते हैं, उसको सुरक्षा के अधिकार के तौर पर लिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, उचित प्रक्रिया अधिकार, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है या उसको दंडित करना है तो उचित प्रक्रिया को अपनाते हुए दंडित किया जाए। समानता का अधिकार और कल्याणकारी अधिकार, ये 6 तरीके के रूप में उन 30 आर्टिकल्स को आप बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नाउ अब इस मानव अधिकार के आर्गुमेंट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो एक प्रश्न आता है कि व्हाट डज इट मीन अबाउट ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन बीइंग्स, मतलब एक मानव होने के नाते, एक मानव होने के तौर पर हम क्या समझते हैं और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग्स, और वो दूसरे जो जीवित बीइंग्स हैं, जीव हैं, उससे कैसे भिन्न है। तो आपको एरिस्टोटल का याद होगा एक डेफिनेशन, जिसमें आप पढ़ते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक या सामाजिक प्राणी है। वो क्यों आता है, अगर वहां से आप ट्रेस करके देखें तो आप पाएंगे कि इवन इन सोशल साइंस और इवन इन साइंस ह्यूमंस आर परमिट्स टू बी ए फैमिली। तो आप होमो से सेपियंस से लेकर जीन्स से लेकर होमो तक पहुंचते हैं। तो उस स्थिति में मानव व्यक्ति जो है उसके पास बोलने, एक्सप्रेस करने की जो उसकी कैपेसिटी है, लोगो एंड स्पीच का जो एक आइडिया वो देते हैं, उसके पास अपने आप को व्यक्त करने की जो उसकी विशेषता है वो उसको अलग बनाती है। दूसरी कि अगर राजनीतिक विज्ञान के छात्र के हिसाब से सोचें तो आप कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन डिफाइंड आर दोज जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का विकास कर कर उसमें अपना एक जीवन यापन करते हैं। नाउ एक एग्जाम्पल जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं, और वो एग्जाम्पल है काल्पनिक, और वो एग्जाम्पल है, आप भी सोचिएगा जो स्टूडेंट है, आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे द्वीप पर, एक ऐसे टापू पर, एक ऐसे आइसलैंड पर पहुंचते हैं जहां पर आपको अपना जीवन शुरू करने के लिए आपको नई तरीके की एक व्यवस्था बनानी है। अर्थात उस टापू पर पहले से किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई चीज डिफाइन नहीं है। जीवन को आपको डिफाइन करना है और उस जीवन को संचालित करने के लिए आपको सारी चीजें शुरू करनी है। अर्थात उस आइलैंड पर, उस टापू पर ना कोई रूल है, ना कोई हिस्ट्री है और ना ही पहले से वहां कोई रह रहा है। आप पहुंचे हैं, आपको वहां पर रहना है और आपको वहां पर चीजें शुरू करनी है। तो आप कैसे शुरू करेंगे, और आपको ये वहां पर मौका दिया जाए, ग्रुप ऑफ पीपल जो वहां पहुंचेगा, कि आप कुछ अधिकारों को चिन्हित कीजिए, बनाइए। आपको असाइन किया जाए कि डेवलप योर बिल ऑफ राइट्स, और आपको वो बिल ऑफ राइट्स बनाते समय आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि आप किस वर्ग से हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस लिंग से हैं। आपको ये पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये पता है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, कमजोर हैं, किस वर्ग से हैं, किस जाति से हैं, किस लिंग से हैं, किस धर्म से हैं, तो शायद हो सकता है अधिकार बनाते समय या अधिकारों के लिए नियम बनाते समय बायसनेस आ जाए। तो आपको एक यूनिवर्सल, सार्वभौमिक
रूल जो सबके ऊपर सामान्य रूप से लागू हो, वो चीज शुरू करने के लिए आपको इन परिस्थितियों से दूर रहना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना बिल ऑफ राइट्स तैयार कीजिए और उसको फिर दीजिए। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं आपको कि अधिकार बनाना और अधिकार मांगना और अधिकारों की एक सार्वभौमिकता को तय करना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ जो अगला जो मैसेज या अगला जो पॉइंट जो जुड़ा हुआ है वो है कि मानव अधिकारों के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसको कि हर एक विश्व का हर एक देश उसको मानने के लिए मजबूर है या वो हर जगह उस पर प्रश्न आता है। तो ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियल एंड नेसेसरी। मानव अधिकार जो है वो मूलभूत और एक आवश्यक चीज है। किसके लिए? क्यों? क्योंकि ये नैतिक है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, क्योंकि ये सामाजिक, क्योंकि ये स्पिरिचुअल, क्योंकि ये कल्याणकारी, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं, इसलिए ये आवश्यक है और ये नेसेसरी है। दूसरा, मानव अधिकार मानव की गरिमा के साथ जुड़ा हुआ, ह्यूमन डिग्निटी के साथ, बिकॉज ये बिना किसी बाउंड्री को माने हुए सभी व्यक्तियों को ना मानव मानते हुए उसके मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने का जिक्र करता है, उसकी बात करता है। सो द डिग्निटी irrespective of whether it's a male, female, rich, poor, कास्ट, क्लास क्या है ये जाने बगैर एक मानव होने के तौर पर उसके स्वाभिमान को सुनिश्चित करने का काम करता है। ह्यूमन राइट्स सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है, जैसा मैंने कहा। इट्स नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, पर्टिकुलर पीपल, ना तो किसी की इस पे मोनोपोली है, ना ही ये किसी प्रिविलेज व्यक्ति को दिया जाएगा, ना ही ये एक स्थान पर लागू होगा दूसरे पर नहीं लागू होगा। ये अक्रॉस, सो एक यूनिवर्सल चीज है। ये इनएलिनेबल है, अर्थात इसको व्यक्ति से कोई छीन नहीं सकता है, व्यक्ति से कोई ले नहीं सकता है। यह अपरिहार्य है एक तरीके से। मतलब राज्य चाहकर भी व्यक्ति से मानव के अधिकारों को उससे छीन नहीं सकता है, इसलिए इसको कहा गया ये इनएलिनेबल है। अर्थात आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, यह आपका अपना व्यक्तिगत मसला है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप आर्टिकल 21 का जिक्र करते हुए, आर्टिकल 19 का जिक्र करते हुए आप ये पूछ सकते हैं कि आपके अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। तो वो एक तरीके से ये इनएलिनेबल है एक तरीके से। ये कुछ बेसिक, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान के चलें कि मानव अधिकार जो हैं वो एब्सोल्यूट हैं। नहीं, एब्सोल्यूट कभी भी नहीं है। वो अपने आप में ऐसा नहीं है कि सर्वोपरि हो जाएगा और राज्य गौण हो जाएगा। ये मानकर चला गया है कि राज्य वो इन मानव अधिकारों के संदर्भ में काम करेगा, लेकिन अगर कोई इन मानव अधिकारों का वायलेशन कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसके लिए पनिशमेंट, तो आप देखिए, एक तरफ तो कहते हैं कि जीवन जीने का अधिकार है, राज्य व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करेगा। दूसरी तरफ हम एक व्यक्ति को मृत्युदंड भी देते हैं अपराध के तौर पर। तो ये दोनों अधिकारों के बीच में कंट्राडिक्शन है। एक तरफ अगर आधुनिक संदर्भ में सोचे तो हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, जितने भी ये विचारक हैं, ये स्थापित करते हैं कि व्यक्ति ने राज्य को अपने अधिकारों और अपनी स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए राज्य को निर्मित किया है। इसीलिए वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं,
लिबरल्स। और ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि राज्य उचित प्रक्रिया के तहत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो राज्य जो है वो व्यक्ति के जीवन को भी छीनता है। ये एक बहस है और जो लोग इस पे आर्ग्यू करते हैं वो बेसिकली यही आर्गुमेंट देते हैं कि क्या राज्य को व्यक्ति का जीवन छीनने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन एक सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत अधिकार है जिसके लिए हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। तो ये बहुत बड़ा डिबेट है, बहस है स्कॉलर्स के बीच में भी और राज्य सरकारों के बीच में भी कि इसको किस तरीके से किया जा सकता है। ना अगर भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो मानव अधिकारों के संदर्भ में जो संविधान के अंदर जो जिक्र है, इसके अलावा आप पाएंगे कि समय समय पर कई सारे कानून बने और कई सारे नई चीजों का निर्माण भी हुआ। और खासकर जब आप पाएंगे कि 1955 से ही आप अगर देखें सिविल राइट्स को प्रोटेक्शन से लेकर आप देखें कि SC/ST एक्ट तक, डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट तक कई सारे इस तरीके के कानून बने जो व्यक्ति को व्यक्ति होने के तौर पर जो अधिकार मिलने चाहिए वो संविधान के तहत प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए दूसरे कानून निर्मित किए गए। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण चीज जो घटना घटित हुई वो 1993 में हुई जब भारत के अंदर NHRC की स्थापना की गई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को स्थापित किया गया और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो मानव अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, मानव अधिकारों का जिस तरीके से संस्थाएं या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो लोग जिस तरीके से इसका वायलेशन कर रहे हैं उसको किस तरीके से रोका जा सके। तो उसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर उसको आगे लेकर आया गया। तो ये कई सारी ऐसी चीजें थीं जो कि एक तरीके से हमारे समक्ष निकल कर आई। भारत ने इसके अलावा NHRC के अलावा NHRC में संशोधन भी हुए, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज थी वो कि जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और यूनेस्को के द्वारा जो कल्चरल एंड सोशल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 1963 से लेकर 67 के बीच में जो इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स हुए, जिसकी मैं बात कर रहा था इंटरनेशनल लॉ और बाकी चीजों का, उसका भारत ने समर्थन करते हुए आगे के तौर पर एक मानव अधिकारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया। ना अगर हम बात करें कि वायलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ये तो पूरा एक इतिहास हो गया कि हम किस तरीके के अधिकारों का उल्लंघन देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आए दिन विमेन, दलित, पुलिस के द्वारा इलीगल अरेस्ट, ये तमाम डे टू डे लाइफ में इस तरीके का जो वायलेशन है ये मानव अधिकारों की परिस्थितियों को ज्यादा जटिल बना देता है। अर्थात जो अब हर चीज के लिए संविधान के ऊपर आश्रित करना और हर चीज के लिए कोर्ट में जाना हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में ये दायित्व उन निर्मित संस्थाओं की बन जाती है कि वो संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य करें ताकि डे टू डे लाइफ में जो व्यक्ति के अधिकार हैं वो सुनिश्चित हो सके और वो संचालित हो सके, वो चल सके। तो इस संदर्भ में तभी हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 इसमें जो दिए गए, चाहे वो इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात हो, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात हो, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 24 protection of employment and children in the factories,
ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर वो मानवीय अधिकार हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है, और हम ये भी पाते हैं कि इनका वायलेशन डे टू डे लाइफ में हो रहा है। हम अपने आसपास में इन चीजों को बहुत गहराई से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आप जाते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 39, 45, 46, 47 कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर बच्चों को लिविंग राइट्स को इंप्रूव करने के लिए कई तमाम अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नीतियों के संदर्भ में राज्य को दी गई है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक बैलेंस तरीके से व्यक्ति के मानव अधिकारों को सुरक्षित करने की बात कही तो गई है, लेकिन वास्तविक दुनिया में मानव अधिकार और राज्य की संस्थाओं की जिम्मेदारी के बीच में हम एक संघर्ष देखते हैं हमेशा, और इसलिए मानव अधिकार की बहस, मानव अधिकार की मांग और मानव अधिकार को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी जो है ये हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय बना रहता है। हर समय हम कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य भी आता है। मैं कर्तव्यों की बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जेएस मिल का अगर फेमस कोट अगर आप पढ़ें ऑन लिबर्टी का जो हार्म प्रिंसिपल है, सेल्फ रिगार्डिंग लिबर्टी एंड अदर रिगार्डिंग लिबर्टी, वो बेसिकली यही है कि स्व संबंधी स्वतंत्रता और पर संबंधी स्वतंत्रता। स्व संबंधी स्वतंत्रता जो मुझसे जुड़ी हुई है, जो मैं करने के लिए स्वतंत्र हूं। पर संबंधी स्वतंत्रता, मैं अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी और के अधिकारों का हनन ना करूं। अगर ये परिस्थिति निर्मित होगी तभी मुझे लगता है कि मानव अधिकारों के वायलेशन को रोका जा सकेगा। कानून पिछले 70 वर्षों से बन रहे हैं, लेकिन जब तक सामाजिक तौर पर एक जनजागरण कह लें, सामाजिक तौर पर एक जागरूकता या मानव होने की गरिमा को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक मानव अधिकारों को सुरक्षित कर पाना संभव है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मसम्मान की सुरक्षा, अर्थात अधिकारों के संदर्भ में और स्वतंत्रता के संदर्भ में। आप यदि मेरा सम्मान करते हैं और मैं यदि आपका सम्मान करता हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि अधिकार या स्वतंत्रता में किसी तरीके का टकराव आएगा। लेकिन जैसे ही हमने एक दूसरे को निकृष्ट, निम्न या अपने आप को उच्च करके देखना शुरू कर दिया, वैसे ही अधिकारों में और स्वतंत्रता में टकराव आना शुरू होगा। तो अगर हम एक मानवीय गरिमापूर्ण समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जहां पर व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके एक मानव होने के तौर पर, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संस्थाओं को मजबूत करें। हम अपने समाज को के अंदर एक नए तरीके का जनजागरण पैदा करें। हम एक दूसरे के प्रति आत्मसम्मान की भावना रखें, तभी हम मानवीय अधिकारों को, मानव अधिकारों को सुरक्षित कर पाने में सक्षम हो पाएंगे, रह पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया। कुछ चीजें जो है वो प्रश्न उत्तर के अंदर हम लोग ले लेंगे, अगर प्रश्न उत्तर का कुछ होगा तो। विकास जी। यस सर। हाँ जी, किसी छात्र या छात्रा को अगर किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप सर से कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन है सर से तो आप कर सकते हैं। कैमरे की परमिशन लगी किसको? सबको। आवाज है ना बिल्कुल होती है। वो ये लगा हुआ है, साथ में ये भी चला रखा है। इसको केवल लगा हुआ है। किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना हो सर से, कोई क्वेरी हो, वो पूछ सकते हैं।
कोई भी बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है या कोई अब उनकी क्वेरी है वो पूछ सकता है। अगर आपके लगता है पास डॉक्टर प्रश्न साहब नहीं अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो इसकी दो ही संभावनाएं हैं छात्रों के पास, या तो छात्रों को कुछ भी समझ में नहीं आया है या सब कुछ समझ में आ गया है। यही दो चीजें हो सकती हैं। हाँ, बात तो आपकी जायज है। तो आप विजय, सकारात्मक मेरा छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। हम यही मान सकते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ जी, पूछिए सर, पूछिए। जस्ट ए स्मॉल क्वेरी एंड ऑब्जर्वेशन। तो विकास जी ने जो है बहुत अच्छे गुड तरीके मॉर्निंग से। सर। हाँ अजीत, पहले आप पूछें। सर हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा। अच्छा पूछ लीजिए, पूछने दीजिए। सर जैसे अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि कर्नाटक में उडुपी में हिजाब को लेकर बड़ी वो आ रही है, एक मुद्दा उठ रहा है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो ये पूछना है कि वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया कुछ भी। आप एक बार समझा दीजिए हमें थोड़ा। ओके। नहीं, बहुत आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और जो समकालीन जो बहस चल रही है उससे जुड़ा हुआ है। आप इसको कई तरीके से समझ सकते हैं। एक आप इसको व्यक्तिगत तौर पर समझ सकते हैं, एक आप इसको धार्मिक तौर पर समझने की कोशिश कर सकते हैं, एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र होने के नाते, कि व्यक्तिगत अधिकार क्या है, धार्मिक अधिकार क्या है, और जो इन दोनों के बीच की जो बहस है उसमें एक संस्था के संदर्भ में जो निर्णय लिया गया है वो कहाँ तक उचित है। समस्या ये है कि हम सब या जो पूरा का पूरा जो बहस है वो व्यक्तिगत हो जाता है, मतलब वो हमारे पर्सनल इमोशंस हैं बहुत ज्यादा ओपिनियन में आ जाते हैं, उत्तर में आ जाते हैं, हम सैद्धांतिक बहस उसके ऊपर नहीं कर पाते हैं। इस बहस का कोई एक एग्जैक्ट आंसर अगर आप खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम राइट और रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, इसमें अगर हम संविधान की बहस करने लगे तो मुझे लगता है कि वो बाइनरी बनाना होगा। मैं ये कहूंगा कि एक चीज इसको समझने की कोशिश करें कि तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में जो बहस है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और जो उसके अंदर किस तरीके से और कौन से अधिकार को सुरक्षित करने की कोशिश की गई है, एक, और दूसरा कि जो व्यक्तिगत अधिकार को लेकर बात कही जा रही है कि ये मेरा मुद्दा है कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, ये एक मुद्दा है ना। अगर आप इन दोनों बहसों को अगर देखने की कोशिश करें, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक और व्यक्तिगत अधिकार को, तो मुझे नहीं लगता है कि मीडिया से लेकर और अखबारों तक में कोई भी सैद्धांतिक बहस उभर कर आ पा रही है, रादर देन ओपिनियन बेस्ड, कि मुझे ये लगता है कि उस व्यक्ति को उसको हिजाब पहनना चाहिए, उसको उसकी स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए, वो उसके धर्म की स्वतंत्रता है। ये बहस इसका है ही नहीं। ये बहस केवल इस बात का है कि अगर कुछ छात्र किसी जगह पर अगर किसी चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं, वो संस्था अपने आप में पूर्णतः उस मुद्दे को सुलझा सकती है। आपके और हमारे सभी संस्थाओं में बच्चों को असहमतियां होती हैं, बहुत सारी चीजों से असहमतियां होती हैं। हम प्रिंसिपल सर जो निर्णय लेते हैं उससे बच्चे बहुत असहमत होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट उन असहमतियों को प्रिंसिपल सर से बातचीत करके हम उसका समाधान कर लेते हैं। तो एक मुद्दा अगर प्रशासन और छात्रों के बीच में था, वो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। ये मुझे लगता है कि कहीं से भी संवैधानिक मुद्दा तो बिल्कुल नहीं है और ये व्यक्तिगत मुद्दा तो बिल्कुल नहीं है। अब ये एक राजनीतिक मुद्दा में तब्दील हो गया और तो उसमें व्यक्तिगत बहस या जो सैद्धांतिक बहस है वो हो ही नहीं रही है। सैद्धांतिक बहस का मुद्दा ये है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक ड्रेस था, तो कह सकते हैं कि बच्चे तो सभी प्रकार के ड्रेस पहन के आते थे। सभी ड्रेस का मतलब कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो एक ड्रेस पहन के आते थे, कोई मुद्दा ही नहीं था उस समय। कॉलेज के अंदर स्वतंत्रता थी, जिस छात्र को जीन्स पहनना है, जिस छात्र को सलवार पहननी है
वो पहन के आ जाते थे। तो कॉलेज के अंदर बिल्कुल अलग मुद्दा था। तो ये देखना पड़ेगा कि किस शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देखिए, अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसकी बहस अलग हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग हो जाते हैं। एक सामान्य स्कूल है, उसके लिए यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट अलग हो जाते हैं। तो ये बहस पूरी तरीके से इसको उलझा दिया गया है, जिसको छात्र और शिक्षक या जो प्रशासन था उलझा सकता था, वो राजनीतिक हो गया है, मेरी जो मानना है। ये बहस कहीं भी अधिकार या संविधान का है ही नहीं, कहीं से नहीं है। जब इसके ऊपर अधिकार और संविधान की बहस होगी, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस होगी, तब देखिएगा कि इसके ऊपर क्या आर्गुमेंट आते हैं, मेरा मानना है। तो अभी हम लोग ओपिनिएटेड हैं बेसिकली, अपने इमोशन से, अपने कन्विक्शन से, रादर देन कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बहस हो सकती है रिलीजन ऑफ फ्रीडम को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर फ्रांस के अंदर डिबेट चली हिजाब को लेकर और सिख टर्बन को लेकर। जो सिख्स थे वो सरकारी नौकरियों में थे और उनको फ्रांस की सरकार ने कहा कि आप सरकारी पद और खासकर पुलिस के अंदर जो है वो टर्बन पहनकर नहीं कर सकते हैं। तो उसका विरोध हुआ। ये कहा गया कि ये कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसको कैसे कोई छोड़ सकता है। तो वहाँ पर बहुसंस्कृतिवाद का इशू आया कि भाई मल्टी कल्चरल नेशन है, मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो सबको अपनी अपनी बिलीफ। लेकिन वहाँ मुद्दा अलग। जब हम बहुसंस्कृतिवाद की बात करते हैं, जब हम जॉब्स की बात करते हैं, ऑफिस स्पेस की बात करते हैं, स्कूल स्पेस की बात करते हैं, कॉलेज स्पेस की बात करते हैं, सब जगह बहस अलग तरीके से होगी। जब हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, उनकी अलग तरीके की बहस होगी। अगर हम सारी बहसों को अगर एक ही पैरामीटर से जज करना शुरू कर देंगे तो फिर समस्याएं उत्पन्न होंगी और हम किसी कंक्लूजन पर नहीं निकल पाएंगे। ये मेरा मानना है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप उस जजमेंट को जो स्कूल ने जो ऑर्डर पास किया उसको देखें और जो पहले से वहां जो चीजें चली आ रही थी उसको देखें, तो आपको कई सारी चीजों का समाधान उसमें मिलेगा, जो मेरी समझ है। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरा ओपिनियन होगा, एंड ओपिनियन जो है मुझे लगता है वो छात्रों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, वो हमारे अपने हैं। जी अजीत सर। थैंक यू विकास जी, बहुत अच्छे से आपने जो है यूरोपीय दार्शनिक से लेकर भारतीय दार्शनिक की चर्चा की और कैसे संविधान जो है उसकी प्रक्रिया अपनाई गई और कौन सी चीजें जो है कहाँ से ली गई और किस तरीके से विचारक जो है मौलिक अधिकारों को या संविधान से जुड़ी चीजों को देख रहे थे, पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशंस कर रहे थे और लोगों को समाज में जो है जागृत करने का काम कर रहे थे और उसी का नतीजा है। और कि समय दर समय संविधान तो 1950 में हमने आत्मसात कर लिया और उसके बावजूद भी 1950 के बाद भी कई बार ऐसे मौके आए जहां पर उसमें संशोधन भी लाना पड़ा। जब हम समसामयिक समय को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो है इस संविधान के दायरे के बियॉन्ड जाकर कई संस्थाएं, और वो संस्थाएं जो है धार्मिक हो सकती हैं या राजनीतिक हो सकती हैं, तो उसको तार तार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं किस तरीके से जो है संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन जो है उनके साथ उनके ऊपर जो संवैधानिक तरीके से कह लीजिए कि दोषारोपण होना चाहिए, उससे वो दोषारोपण ना होके वो उससे मुक्त भी हो पा रहे हैं।
तो और इसी संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारे छात्र छात्राओं के ऊपर जो है कठोर से कठोर नियम कानून लगाए जाते हैं, यूएपीए जैसे हमारे जो शिक्षाविद हैं उनके ऊपर किस तरीके से उनके अधिकारों का हनन लिखने और एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो आप इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आपने प्रश्न किया वो बहुत महत्वपूर्ण है और समकालीन संदर्भ में खासकर, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक माहौल के अंदर परिस्थितियां बनती हैं और उन परिस्थितियों में जिस तरीके से अधिकारों का या जो अधिकारों की सीमाओं का जो उल्लंघन होता है वो एक बहुत कंसर्न है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मुझे लगता है कि संस्थाओं का पतन, जब संस्थाएं नैतिक रूप से कमजोर हो जाएंगी और संस्थाएं निष्पक्ष रूप से जब काम नहीं करेंगी, तब ये समस्या जो है वो पूरे समाज के अंदर विस्तृत हो जाएगी। अर्थात जो आधार है इन चीजों को सुरक्षित करने का, अगर वो संस्थाएं ही अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगी उन सब चीजों से, जिन चीजों को उनको सुरक्षित करना है, जिन चीजों को उनको रक्षा करना है, तो फिर अधिकारों को सुरक्षित रख पाना या मानव अधिकारों को बचा पाना एक बहुत बड़ी समस्या है। ना दूसरा आपका जो प्रश्न है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉज जिसको हम कहते हैं, या जिसको कि हम कहते हैं कि जो सामान्य कानून है, उन सामान्य कानूनों के अलावा जो राज्य के पास एक हथियार है कि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉज जो बनाए हुए हैं, और ये कोई नया नहीं है। जिस तरीके से ब्रिटिश शासन काल के अंदर, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो उस आज़ादी के आंदोलन का जो 1917 से लेकर 1920 का जो फेज था, जब भारत के अंदर मजदूर, किसान और यहाँ तक कि सभी वर्ग जब धीरे धीरे एकत्रित हो रहे थे और आंदोलन को तीव्र कर रहे थे, तो उसी समय रॉलेट एक्ट को लेकर आया गया था, ताकि, और जिसका परिणाम जलियांवाला बाग हमें देखने को मिला था, कि किस तरीके से हम आंदोलनों को या आवाजों को दबा सकते हैं, क्रश कर सकते हैं। अर्थात जो भी सरकार के विरुद्ध आलोचनात्मक रवैया या आंदोलनकारी रवैया अपनाएगा, उसको हम कैसे रोकें, और उसका एक नतीजा था रॉलेट एक्ट, जिसका कि विरोध हुआ था। उसी तरीके से हम पाते हैं कि उसी समय पहली बार राजद्रोह की भी उत्पत्ति हुई, और राजद्रोह के संदर्भ में केसेस भी उसी दौर में, ब्रिटिश शासन के उसी दौर में भारत के अंदर लगने शुरू होते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति जो है वो स्वतंत्र भारत के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। तो स्वतंत्र भारत के अंदर भी हम आसफा देखते हैं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आता है। ये पहले सामान्य कानून के रूप में आता है, ये कहते हुए कि ये कुछ महीनों तक रहेगा, लेकिन पिछले 60 वर्षों तक ये कानून एज इट इज विद्यमान है, जिसके अंदर कई सारे महत्वपूर्ण जो अधिकार हैं वो दे दिए जाते हैं। इवन की टू ऑन द बिहाफ ऑफ, केवल शक के आधार पर राइट टू किल एक प्रोविजन है, वो भी उस एक्ट का पार्ट है। 1967 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आ जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1967 में आता है। 1967 में जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आया, उसी का पुनरावृत्ति जो है, जो जिक्र आपने किया यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसको लेकर आया गया। लेकिन उस बीच में आप देखेंगे कि आपको टाडा भी मिलेगा, आपको मीसा भी मिलेगा, आपको पोटा भी मिलेगा। तो राज्य सरकारें जो हैं, अर्थात राज्य जो है, वो हमेशा जब संस्थाओं का पतन करता है, जब संस्थाएं पतन करती हैं, तब राज्य जो है वो अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, मजबूत करने की कोशिश करता है, और उसके लिए
उसे कुछ खास कानूनों का सहारा लेना पड़ता है जिससे वो व्यक्ति को नियंत्रित कर सके, और वो नियंत्रित करना जो है वही मानव अधिकारों के उल्लंघन का आधार बन जाता है। सो आप पाएंगे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की अगर आप परिभाषा अगर देखें, जिसके तहत राइटर्स को, दलित एक्टिविस्ट को, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार किया गया है या अरेस्ट किया जाता है, या स्टूडेंट्स, छात्रों के ऊपर लगा दिया जाता है, चाहे वो सीए का प्रोटेस्ट कर रहे हो या कोई भी हो, तो आप पाएंगे कि स्टेट उसका जो परिभाषा वो कहता है कि अगर शक के केवल होता है, इंटेंशन, अगर मुझे ये लगता है कि आपका इंटेंशन ये है कि आप ये कर सकते हैं, इंटेंशन किया है या नहीं किया ये अलग चीज है, अगर आपका केवल इंटेंशन मुझे लगता है कि आप कोई गतिविधि कर सकते हैं, तो उस इंटेंशन एक्ट हुआ है या नहीं हुआ वो एक अलग चीज है, वो आपने अपराध किया है या नहीं किया वो एक अलग चीज है। आपके केवल इंटेंशन के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको डिटेन किया जा सकता है ना। ये अपने आप में एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज है कि हाउ यू विल जज द इंटेंशन ऑफ एनी पीपल। आप किसी व्यक्ति की क्या इंटेंशन है ये कैसे तय कर सकते हैं? भाई ये कहा जाता है कि जब तक अपराध ना हुआ हो तब तक, तो आप एक्स घटना को व्यक्ति के एक्स इंटेंशन से लिंक कर उसको अपराधी, तो ये राज्य की जब संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं तो राज्य इस तरीके के गतिविधियों को करते हुए व्यक्ति के अधिकारों को हनन करता है। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास अक्रॉस द पीरियड है। इमरजेंसी उसका एक एग्जाम्पल था जिसमें मीसा और टाडा आए, उसके बाद आधार हर बार कुछ ना कुछ होगा राज्य के द्वारा कानूनों को निर्मित करने का, क्योंकि कोई भी राज्य अपने आप को ये नहीं कह सकता है कि वो पूर्ण तरीके से सुरक्षित है, एक्सटर्नली या इंटरनली। तो राज्य की सुरक्षा एक सबसे बड़ा आधार बनता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए इन कानूनों को जरूरी है। लेकिन यही आर्गुमेंट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी दे रही थी कि ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा के लिए मार्शल लॉ और रॉलेट एक्ट जरूरी है। सो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, व्यक्ति अधिकार और राज्य की सुरक्षा के बीच की जो दीवार है, जिसकी निगरानी करने का काम संस्थाओं का है, चाहे वो न्यायपालिका है चाहे वो पुलिस है, अगर उसका पतन हो जाएगा तो पूरी तरीके से लोकतंत्र जो है उसमें मानव अधिकार अपने आप में खतरे में आ जाएगा। ये हमें हमेशा देखने को मिलता है। ये ऐतिहासिक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये केवल टिप्पणी है, प्रश्न बहुत लंबा है और इस पे बहस बहुत लंबी चल सकती है अजीत सर। मुझे लगता है कि वो कुछ मैंने उलझनों को पे आंसर किया हो आपके। सॉरी। हेलो, हाँ जी, ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। All the students, please switch off your camera. सर नमस्कार। आवाज आएगी यार। Wait for a minute. Yes, sir. Yes, thank you. बेहद बेहद धन्यवाद सर। मैं नज़मा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, REPG कॉलेज, प्रिंसिपल सर, समस्त स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स, मैनेजिंग कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा इनविटेशन
सत्कार किया और अपना कीमती समय हमें दिया, बेहतरीन जानकारियों के साथ बच्चों को नवाजा। और छात्रों से भी हमारा विशेष निवेदन कि सभी छात्र और हम सभी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति विशेष जागरूक रहें, संविधान का आदर करें, क्योंकि हमारा संविधान हमारे ही पर निर्भर है। हमें इसका पालन करना है, आदर करना है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर और पूरा RAPG कॉलेज कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैंने अपने विचारों को आप सबके साथ हमने प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद और RAPG कॉलेज की पूरी FDP कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज मौका दिया मुझे अपने बात को रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जी पार्टिसिपेंट्स, फीडबैक लिंक हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। सभी छात्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो एक लंबे समय तक जुड़े रहे और उम्मीद करेंगे कि आगे भी जुड़े और हम लोग आपस में बातचीत करें प्रश्न चित्र के साथ। जी सर। थैंक यू सर। लीव कर जाए मैम? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी। ओके।